ऐसे समय में जब अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है और उसका और दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत इजराइल की ओर से ईरान को घेरने के लिए वहां पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे 9 साल बाद इजराइल पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने से पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक शगुफा छोड़ा है। कह रहे हैं कि हम हेक्सागन अलायंस बनाएंगे, एक नेटवर्क जो शिया और सुन्नी चरमपंथ से मुकाबला करेगा। नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि भारत भी उनके इस खेमे में शामिल हो। तो ये हेक्सागन अलायंस है क्या, इसमें कौन कौन जुड़ सकता है और क्या भारत भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। सवाल ये भी कि इसके निशाने पर आखिर है कौन, इन सब पर बात करेंगे। दौरे की टाइमिंग को लेकर के भी जो सवाल उठ रहे हैं उन पर भी बात होगी। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, रजनीगंधा and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचेंगे। इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और इजरायल एक साथ हैं। 2017 में रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी गई थी, अब उसे नए मुकाम पर ले जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने इस दौरे का शेड्यूल भी बताया। 25 फरवरी को तेल अवीव में मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्राइवेट मीटिंग होगी। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय नेता होंगे। इसके बाद वो भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे और एक टेक एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे। अगले दिन यानी 26 फरवरी को याद वाशिम का दौरा करेंगे। ये एक होलोकॉस्ट मेमोरियल है जहां नाज़ियों के हाथों मारे गए 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की यादें सहेजी गई हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से होगी। आखिर में नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बातचीत, बायलैटरल मीटिंग और समझौतों पर दस्तखत होंगे जिस पर सबकी नज़रें होंगी। इस बातचीत में, इस मुलाकात में इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम तकनीक जैसे मुद्दों पर बड़े समझौते हो सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है एक संभावित गठबंधन की। नेतन्याहू ने दौरे से पहले ही एक शगुफा छोड़ा है, एक नए गठबंधन का जिक्र हो रहा है। इसका नाम है हेक्सागन अलायंस, षटकोणीय गठबंधन। नेतन्याहू चाहते हैं कि भारत भी इस गुट का हिस्सा बने। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बाबत एक रिपोर्ट छापी है जिसमें नेतन्याहू के हवाले से इस गठबंधन की कुछ जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने भारत के अलावा ग्रीस और साइप्रस का नाम लिया है। कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों को भी साथ जोड़ने की योजना है। नेतन्याहू का प्लान है कि इजरायल, मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के देशों का एक नेटवर्क बनाया जाए जिसके तहत कट्टरपंथी शिया गुटों और उभरते हुए कट्टरपंथी सुन्नी गुटों का मुकाबला किया जा सके, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनका। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनका इशारा किन शिया और किन सुन्नी गुटों की तरफ है। इसलिए हमने जानकारों से नेतन्याहू के इस हेक्सागन अलायंस पर बात की। उनसे पूछा कि इसमें कौन से देश शामिल हो सकते हैं, क्या भारत को इसमें शामिल होना मंजूर होगा और अगर हाँ तो फिर सिनेरियो क्या बनेगा। देखिए, अब देखा जाए तो इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट का हेजेमॉन बन चुका है, यानी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और इसके विपरीत कुछ मुल्क घबरा रहे हैं इससे। वो ही नहीं जो पहले खिलाफ थे, यानी तुर्की और ईरान, बल्कि जो पहले कुछ इजराइल के साथ भी थे, जैसे कि सऊदी अरब। वो ही नहीं चाहते कि एक नया बड़ा हेजेमॉन पैदा हो जाए जो सब पे हावी हो। तो इजराइल जो है वो कुछ पार्टनर ढूंढ रहा है और ये हेक्सागन का भी एक नया उन्होंने मेरे ख्याल से प्लान बनाया है। पर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान इस पे आमादा होगा, हिंदुस्तान इस पे एग्री करेगा, क्योंकि इससे एग्री करने का मतलब ये है कि हमें भी इजराइल के दुश्मनों को अपना दुश्मन बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले कभी किया नहीं। यानी कि हमारी कोई दुश्मनी थी नहीं ईरान से, बल्कि ईरान तो हमें बहुत सस्ता तेल बेचता था और इंश्योरेंस भी वो करता था, ट्रांसपोर्टेशन भी वही कवर करता था। पर अमेरिका के प्रेशर में हमने वो तेल लेना बंद कर दिया। अब ये कि हम और नए दुश्मन बना लें, यानी कि सऊदी अरब को इजराइल के कहने पे, ये मुश्किल लग रहा है मुझे। और एक और भी प्रपोज़ल था कि एक कॉरिडोर बनेगा
इंडिया से, मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप के लिए, वो भी अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि उस कॉरिडोर का बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब होने वाला था। पर अब सऊदी अरब नहीं लगता कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी तनाव हो चुके हैं, और सऊदी अरब यूएई और इज़राइल के बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये जो बढ़ते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं अपनी ताकत, यहाँ तक कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि जो सोमालिया के आसपास का इलाका, उसमें भी काफ़ी हद तक दोनों शामिल हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान इस पे एग्री करेगा। अब दौरे की बाकी डिटेल्स पर बात करते हैं। तस्वीरें देखिए, 9 बरस पुरानी तस्वीरें। 4 जुलाई 2017 इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर आ रहे हैं। उनके लिए लाल कालीन का इंतजाम है। सामने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही पलों में दोनों नेता गले मिलते हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर गया हो। उस बरस भारत इजराइल कूटनीतिक संबंधों 25 साल पूरे हो रहे थे। 1992 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। इस दौरे का जिक्र आपने जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स में भी सुना होगा। एक ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया था कि मोदी उसकी सलाह पर इजराइल गए थे क्योंकि वो अमेरिका से रिश्ते मजबूत करना चाहते थे। भारत सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि ये सारी बातें एक सजा याफ्ता अपराधी की घटिया सोच से ज़्यादा कुछ नहीं है। 2017 के उस दौरे को जानकारों ने एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा। ये बात तो ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भी भारतीय डिप्लोमेट इजराइल जाता था वो फिलिस्तीन भी ज़रूर जाता था, जबकि मोदी इस दौरे के 5 महीने बाद फरवरी 2018 में फिलिस्तीन गए। उसके पहले ही नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत की यात्रा कर चुके थे, जो किसी इजरायली प्रधानमंत्री का पहला भारत दौरा था। तब से अब तक न तो मोदी इजराइल गए और ना ही नेतन्याहू भारत आए। नेतन्याहू ने कई बार भारत आने का प्लान बनाया और फिर कैंसिल कर दिया। 2019 की शुरुआत में इजराइल में चुनाव की वजह से दौरा टला। उसी साल सितंबर में री इलेक्शन के चक्कर में ट्रिप कैंसिल हुई। फिर 2025 की शुरुआत में स्नैप इलेक्शन की सुगबुगाहट ने दौरा रद्द करवा दिया। सितंबर 2025 में भी घरेलू सियासत की वजह से प्लान कैंसिल हुआ। दिसंबर 2025 का भी एक प्लान था, लेकिन 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका हो गया, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से दौरे को टाल दिया गया। अब 2017 वाले दौरे के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जा रहे हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ी है। रिश्ते तो अच्छे थे हिंदुस्तान के और इजराइल के, मेरी राय में तो 90 के दशक से ही, क्योंकि 90 के दशक से ही हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, मिसाइल्स, काउंटर इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स ले रहे थे इजराइल से, और हल्के हल्के हम इजराइल के सबसे बड़े ग्राहक बन गए थे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, जो आज भी हैं। और भी क्षेत्रों में भी हल्के हल्के होने लगा था 2000 के आसपास से कोऑपरेशन, यानी वाजपेयी की सरकार से, जिस तरह से कि एग्रीकल्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वो रिश्ते और बढ़ते गए हैं। अब ये भी है कि अभी की मौजूदा सरकार के आइडियोलॉजिकल नज़दीकी भी है, यानी विचारात्मक भी नज़दीकी है इजराइल की सरकार से, और ख़ास तौर से नेतन्याहू की सरकार से, यानी लिकुड से। क्या इन रिश्तों में, मैं ये नहीं कहता कि कोई बाधा आया है, पर ये जो गाज़ा में हुआ पूरा 2-3 साल का युद्ध, उससे हिंदुस्तान की बैलेंसिंग अप्रोच जो थी, यानी कि फ़लस्तीनियों को भी साथ में रख के, अरबों को भी और इजराइल को भी और अमेरिका, यहूदियों, सबको साथ में रख के, उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आई है। अब देखना ये है कि आगे किस तरह से इसको बैलेंस करके चलते हैं प्रधानमंत्री और सरकार की। उनकी अप्रोच तो यही रही है कि किसी को भी नाराज़ ना करो और सबको लेके चलो साथ में। तो देखना होगा इस बार के दौरे में कि और क्या क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं। लेकिन इस दौरे की टाइमिंग को लेकर के कुछ सवाल उठ रहे हैं। 23 फरवरी को कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता में विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति की बैठक हुई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में कम से कम एक सांसद ने दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए।
मिडिल ईस्ट इस वक्त भारी तनाव की स्थिति में है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आशंका बनी हुई है। भारत ने खुद अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में बैठक में सवाल उठा कि जब इजरायल खुद इस संघर्ष में घिर सकता है तो प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री के सभी दौरे सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही तय किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान या प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। टाइमिंग से इतर सवाल इस दौरे के मैसेज को लेकर भी हो रहे हैं। 2023 में हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी तब दुनिया के ज़्यादातर देशों की सिंपैथी, सहानुभूति इजराइल के साथ थी। लेकिन गजा की तबाही देखने के बाद कई देशों का रुख बदला। इजरायली हमलों में अब तक 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग ने कहा है कि इजराइल गजा में फ़िलिस्तीनियों का जनसंहार कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू पर युद्ध अपराधों के आरोप भी लगाए हैं। गजा जंग की वजह से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के किसी भी बड़े नेता ने इजराइल का दौरा नहीं किया है। अमेरिका के अलावा सिर्फ अर्जेंटीना, जर्मनी, पराग्वे और इटली जैसे गिने चुने देशों के नेता ही इजराइल गए हैं। ऐसे में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल जाना परोक्ष रूप से गजा में इजरायली कार्रवाई का समर्थन माना जा सकता है। विपक्ष की यही दलील है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि मोदी का वहां जाना फिलिस्तीनियों को धोखा देने जैसा है। आज़ादी के बाद से ही भारत फिलिस्तीन की संप्रभुता का मुखर समर्थन करता रहा है। दूसरी ओर भारत और इजराइल के रिश्ते हमेशा से इतने दोस्ताना नहीं थे। 1930 और 40 के दशक में जब भारत खुद ब्रिटिश राज से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब उसने फिलिस्तीन की आज़ादी का पुरजोर समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने 1938 में लिखा था कि फिलिस्तीन अरबों का है, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है। फिर भारत ने 1947 में यूएन में फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ वोट किया था और 1949 में इजराइल को यूएन की सदस्यता देने का भी विरोध किया था। 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता तो दे दी लेकिन कूटनीतिक रिश्ते कायम करने से परहेज किया। भारत नहीं चाहता था कि उसके अरब दोस्त नाराज हों, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी। 1962 में चीन से जंग के दौरान इजराइल ने भारत को हथियार दिए। 1965 और 1971 की जंग में भी इजराइल ने खुफिया तरीके से भारत की मदद की। 1974 में भारत ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को मान्यता दी और 88 में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी। 1992 में जाकर भारत और इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को हथियार दिए थे। ये सारे तथ्य भी हम भूल नहीं सकते। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इन रिश्तों में जो पारंपरिक झिझक थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। 2017 में मोदी इजराइल गए। रक्षा, कृषि, तकनीक और व्यापार में दोनों देशों की साझेदारी बढ़ी। आज भारत इजराइल के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है। इसके साथ साथ भारत ने फिलिस्तीन के साथ रिश्तों को भी बैलेंस किया है। आधिकारिक तौर पर भारत आज भी 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का शांति से सहअस्तित्व। हाल ही में भारत ने 80 से ज्यादा देशों के एक संयुक्त बयान पर भी दस्तखत किए हैं, जिसमें वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे की निंदा की गई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया गया है। हालांकि भारत ने शुरुआत में इस पर दस्तखत करने से परहेज किया था, लेकिन बाद में वो भी इस प्रस्ताव में शामिल हो गया। हमने इस दौरे के सिलसिले में बात की जॉर्डन, लिबिया और माल्टा में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत से। उनसे पूछा कि इस दौरे से क्या मैसेज जाएगा और इसकी टाइमिंग को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। भारत के लिए जो मिडिल ईस्ट है, जो बड़ा वॉलेटाइल रीजन एज सच है, कहीं ना कहीं झगड़े होते रहते हैं, उसमें जो है स्थिरता, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वहां की बहुत आवश्यक है। और उसके लिए जरूरी है कि इजराइल के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार उनको कहा है और उनके जो कई कदम हैं उनको उनके बारे में निंदा भी की है। हमारा यूएन जनरल असेंबली में जो हमारा वोट है सेटलमेंट्स के खिलाफ, वो हमेशा स्टैंड रहा है। हमारा 2 स्टेट सोल्यूशन जो पैलेस्टाइन है उसके बारे में रहा। ये सब बातें होंगी और प्रधानमंत्री मोदी जरूर नेतन्याहू जी से रीजनल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और उसमें डायलॉग और डिप्लोमेसी जो भारत हमेशा कहता है उसको वो दोबारा से उनको समझाएंगे। इस सब के बावजूद हमें जो अपना एक बायलैटरल एक कॉन्टेक्स्ट भी है हमारे रिलेशनशिप का,
और उस बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो भारत की जो समस्याएं हमारे रीजन के अंदर में जिस तरह की चैलेंजेस हैं, उसमें भी हमें एक ऐसा देश चाहिए जो आपका ट्रस्टवर्दी पार्टनर हो। तो रूस और इजराइल इस वक्त दो ऐसे देश दिखते हैं जो आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो जैसा कहा जा रहा है कि काफी एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे, प्रधानमंत्री पहली बार पार्लियामेंट में जो वहां की है उसमें एड्रेस भी करेंगे, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ के इनोवेटर्स हैं या बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ में बात करेंगे। इजराइल भारत के जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और भारत को एक बहुत बड़ी पावर मानता है। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर अमेरिका अगर जिस तरह की बातें कर रहा है वहाँ पर, कि अगर भारत किस तरह जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो जाता है तो उनको शायद अमेरिका की भी इतनी आवश्यकता न रहे। तो इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन हाँ ये जो टाइमिंग है इसके बारे में लोगों के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी तो 24 घंटे चलती रहती है और डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा काम है कि जहां पर भी कोई हॉटस्पॉट्स अगर हो रहा है जो आपके हित में भी नहीं है और दुनिया के हित में भी नहीं है, तो उसको अगर हम बातचीत करने के जरिए किसी तरह रोक सकते हैं तो उसको करना चाहिए। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट से ये काफी क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। मेक्सिको पुलिस के एनकाउंटर में 22 फरवरी को ड्रग कार्टेल के सरदार नेमेसियो ओर्सेगेरा सर्वांतेस उर्फ अल मेंचो की मौत हो गई थी। अब इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इसकी जानकारियां, इसके ब्यौरे सामने आए हैं। एल मेंचो को पकड़ने के लिए मेक्सिको पुलिस के सबसे बड़े हथियार थे अमेरिका का सपोर्ट और एल मेंचो की गर्लफ्रेंड। उसी लड़की ने अनजाने में पुलिस को उस केबिन तक पहुंचा दिया जहां हालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल CGNG का सरगना छिपा हुआ बैठा था। अगले दिन प्रेमिका केबिन कॉम्प्लेक्स से निकल गई, लेकिन ड्रग लॉर्ड खुद अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ वहीं छिपा रहा। जैसे ही महिला वहां से चली गई, मेक्सिको की स्पेशल फोर्स ने अपने प्लान को अंजाम दिया। अगले 24 घंटों के अंदर छापा मारने की तैयारी पूरी हो गई। मेक्सिको के रक्षा सचिव के मुताबिक मेक्सिकन सेना और नेशनल गार्ड की यूनिट्स ने जमीन पर घेरा बनाया, जबकि 6 हेलीकॉप्टर और अतिरिक्त स्पेशल फोर्स हालिस्को से लगे राज्यों में तैयार रखे गए। फिर एल मेंचो के केबिन के चारों ओर घेरा डाला गया और ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही सुरक्षा बल आगे बढ़े, कार्टेल के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बावजूद मेक्सिकन स्पेशल फोर्स ने एल मेंचो और उसके कुछ साथियों को पास के जंगल वाले इलाके तक ट्रैक कर लिया। गोलीबारी के बाद सैनिकों ने एल मेंचो और उसके 2 बॉडीगार्ड्स को पकड़ लिया। तीनों गंभीर रूप से घायल थे और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। फैसला लिया गया कि हेलीकॉप्टर से उन्हें पास के शहर ग्वाडलाहारा के अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन रास्ते में ही एल मेंचो और उसके दोनों गार्ड्स की मौत हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 4 साल पूरे हो गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध बन चुका है। जमीन पर हालात बेहद खतरनाक हैं। मैप पर देख सकते हैं, बाख्मुत, तोरेत्स्क और वोवचांस्क जैसे यूक्रेनी शहर लगभग मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जंग शुरू होने के बाद से अब तक करीब 15,000 नागरिकों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक 2022 से अब तक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्ट्रक्चर्स पर 2,800 से ज़्यादा हमलों की पुष्टि हुई है। नुकसान इतना ज़्यादा है कि यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने में 10 साल का समय लगेगा और इसमें $588 अरब का खर्च आ सकता है। दूसरी ओर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूस के बॉर्डर वाले इलाकों में भी सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। कीव के अनुमान के मुताबिक लगभग 20,000 बच्चों को रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से जबरन विस्थापित या अगवा किया गया। ये तो आम लोगों की बात हुई, लेकिन किसी भी जंग में फ्रंट पर लड़ रहे सैनिकों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। रूस ने सितंबर 2022 के बाद से अपने सैन्य नुकसान पर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया है। हालांकि BBC और स्वतंत्र रूसी वेबसाइट मीडिया जोना ने बताया कि जंग में कम से कम 1,77,000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक 2022 के बाद से 3,25,000 तक रूसी सैनिक मारे गए हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है, जबकि यूक्रेन के 1,40,000 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने बताया कि फरवरी तक रूस यूक्रेन के लगभग 19.5% हिस्से, 19.5% हिस्से पर कब्जा किए हुए था। इनमें से लगभग 7% इलाका यानी क्रीमिया प्रायद्वीप और पूर्वी डोनबास का कुछ हिस्सा 2022 के आक्रमण से पहले ही रूस के कंट्रोल में था। दिन भर की अन्य खबरों के लिए न्यूज रूम चलते हैं। हेक्सागन अलायंस पर नेतन्याहू के आधिकारिक ऐलान से पहले ही पाकिस्तान ने उसकी आलोचना की है। 24 फरवरी को पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट ने एक प्रस्ताव पास किया जिसे सभी सांसदों का समर्थन मिला हुआ था।
प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल भारत और दूसरे देशों के साथ मिलकर मुस्लिम देशों को घेरने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी सीनेट ने इजरायली नेताओं के बयानों को भड़काऊ बताया। उनका कहना है कि ऐसे बयानों से दुनिया की शांति और स्थिरता को भारी खतरा है। पाकिस्तान ने इजराइल पर इस्लामिक देशों की आज़ादी और एकता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।